भाई आपके सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन दें इस अवसर पे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय शैलेंद्र। यहाँ इस सभा के द्वारा एक दिव्य और भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इन आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सभा में उपस्थित एडवोकेट शैलेंद्र जी, एडवोकेट ममता जी, एडवोकेट मधुबाला श्रीवास्तव जी, एडवोकेट नीरजा पांडे जी एवं रीता गौड़ जी, एडवोकेट प्रिया तिवारी जी, एडवोकेट प्रियंका राठौर जी, एडवोकेट शहजान जी, एडवोकेट सर्वेश पांडे जी, एडवोकेट बघेल जी, मेरे प्रिय अनुज आदरणीय मिश्र जी, और यहाँ सभा में अनेक लोग जो वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, उन सबका सम्मान करते हुए पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु एवं मेरे साथियों जो मेरे साथ में चल के आए हुए आदरणीय ओम प्रकाश जी, और मुझको बुलाने का श्रेय अगर जाता है तो डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी, जिनको हम जलदूत के नाम से जानते हैं, वह गोमती के लिए निरंतर सेवारत में कार्य कर रहे हैं। ऐसे तमाम संस्थाओं के साथ मैं यहाँ मौके पर उपस्थित उमाकांत गुप्ता जी संभवतः चले गए। उमाकांत जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और एक बहुत पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने आप को आपके इस कार्यक्रम से संबद्ध करता हूं और आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगली बार आपको मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं 3 तारीख को इस स्थान पर पहुंच जाऊंगा नियत समय पर। और हमेशा हमेशा इस सभा से उपस्थित जितने लोग हैं और जितने लोग इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, उन सब के किसी भी कार्य के लिए सदैव अपने आप को समर्पित करता हूं। साथियों, यहाँ मैं सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत से वक्ताओं ने ये बात कही कि संविधान सभा में जो 26 नवंबर 1949 को चुनी गई, उसके चुने हुए सबसे बड़ी चीज है कि हमने पदेन नहीं दिया। निर्वाचित अगर कोई अध्यक्ष था तो वह बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। उनको राष्ट्रपति का पद कोई उपहार में नहीं मिला। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था उसके लिए। वह अधिवक्ता भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, और एक पुस्तक जो उन्होंने लिखी, वह पुस्तक ही अपने आप में समाज का आईना है, और समाज का आईना अधिवक्ता है, वह भी अधिवक्ता थे। अभी लोगों ने कहा कि समाज में एक बड़ा परिश्रमी समाज है, लेकिन अगर मैं मानूं ग्रहों की दृष्टि से तो शनि त्रिग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला दंडाधिकारी या अधिवक्ता ही होता है। लेकिन क्या कारण है कि वो अधिवक्ता आज भी जो एक बड़ी संख्या में है, बड़े समूह में है, बहुत जानकार है, इसके बावजूद भी वह कहां से भटका हुआ है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी के समय में चंद्रशेखर आजाद जी एक अधिवक्ता की मांग करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटे थे। अधिवक्ताओं के लिए हमारे उनके दरवाजे बंद थे और हमारे तमाम क्रांतिकारियों को अधिवक्ता नहीं मिले। तो आज भी अधिवक्ताओं को यह विचार जरूर करना चाहिए कि समाज के किन लोगों को, आज आतंकवाद की समस्या बहुत बड़ी है, ये पूरे विश्व के लिए है, लेकिन भारत के लिए विशेषकर है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जरा सी घड़ी में हमने कश्मीर खोया, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, मार के भगा दिया। कुछ समय पहले की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हम सब ने देखा है अपनी आंखों के सामने समाज के किस तरह से लोगों को कुचल करके बाहर भगा दिया गया है। अभी भी वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सामने मेघालय है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन क्या उस समाज का सबसे बड़ा अगुआ, समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति, समाज का जानकार व्यक्ति क्या उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं है। अगर वह अपनी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर उसको किसी सरकार के पास जाना होगा। आज बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को वो सम्मान मिलना चाहिए था, सम्मान मिल भी रहा है आप लोगों के द्वारा, आप लोग दे रहे हो, और अभी बहुत कुछ उनको मिलना बाकी है। जहाँ तक एक अवकाश की मांग की गई है, मैं उस अवकाश की मांग पर आपको सहमति प्रदान करता हूँ। आज ही ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगी और निश्चित तौर पर यह मांग आपकी मानी जाएगी।
लेकिन हमें सबको एक विचारणीय प्रश्न, जो मैंने कहा कि हमारे आजादी के क्रांतिकारियों को हमारे कभी अधिवक्ता नसीब नहीं हुआ, तो उन आतंकवादियों को कैसे नसीब होता है जो हमारे समाज को तोड़ और खंडित करने का काम करते हैं। समाज के किसी भी सभ्य नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय कहता है जमानत का अधिकार है, जमानत पाने का नियम है, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन क्या वह आतंकवादी समाज का अंग है? क्या वो एक सभ्य समाज का व्यक्ति है? यह विचार हमको सबको मिलकर, जिस समय आप अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े होंगे तो यह सरकार क्या, कोई भी सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए मजबूर होगी। लेकिन हम विचारणी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यय, कहीं ना कोई ऐसी बात, कहीं ना कहीं ऐसी कोई सोच, कहीं ना कोई ऐसी जाति, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हमारी पहली जाति है कि हम भारतीय हैं, हमारी दूसरी जाति है कि हम अधिवक्ता हैं, और तीसरी जाति है कि हम शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शनि दंडाधिकारी है। जो नहीं दंड करो खलतोरा, भ्रष्ट हो मारक मोरा, शास्त्रों में लिखा है। तो मैं मजबूर हूँ मुझे यह बात यहाँ कहने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे मंदिर में खड़ा हूँ जिसको सिर्फ इस बात की सजा दी गई थी कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। उनके मन में यह बात टीसती थी कि सोमनाथ मंदिर को कई बार लुटेरों ने लूटा है, तो क्यों ना मैं उस मंदिर को निर्माण कर दूं, क्योंकि वो महादेव भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे, वे नित्य अनन्य भक्त थे, उनका रुद्राभिषेक नित्य करते थे, उनके कार्यालय में शंकर की फोटो थी। तो ऐसे व्यक्ति ने अगर सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान किया, सोमनाथ के मंदिर को बनवाने का कार्य चालू किया, और जिस दिन सोमनाथ मंदिर का पूजन होकर उद्घाटन हो रहा था, उस दिन उन्हीं को लोगों ने बुलाया था कि आप ही आइए। उन्होंने अपना पूरा संचित धन सोमनाथ मंदिर के लिए दे दिया था। क्या आप लोगों को मालूम है कि जब वो निवृत्त हुए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सबसे सादा जीवन जीने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह मैं धन्य की चोट पे कह सकता हूं कि क्रांतिकारियों में, आजादी सेनानियों में अगर कोई एक व्यक्ति है तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन है, जो हमें अनुकरणीय और आदर्श उठाना था। और उस समय उनके पास कुछ भी नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको न केवल वहां जाने से रोका, बल्कि मंदिर का कार्य कराने के लिए उनको सारी सेवाओं से वंचित कर दिया। पहले वो लड़ाई लड़िए, इतिहास आपको कभी नहीं क्षमा नहीं करेगा अगर हम उस समाज के होकर के अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते। याद रखिए, मुर्दा कौमें न्याय नहीं पाती, मुर्दा कौमें न्याय नहीं पाती, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। निश्चित तौर पर बाबूजी को बहुत कुछ मिलने वाला है, मिलेगा भी, और सरकार कर देगी उनको तो पूरे विश्व ने दिया। जो आदमी बिहार का शेर कहा जाता था, बिहार के शेर के नाम से जिसको जाना जाता था, उसके लिए हम याचना करें, ये हमारे लिए बहुत तौहीन की बात है। मैं अपने संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार हूँ, लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा, और सब जो कुछ भी उनको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त भी होगा। छुट्टी की बात तो मैंने आज ही कह दी, बस एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो गालिब का शेर मेरा नहीं है, गालिब ने कहा है कि हर बार एक गलती, हर बार एक अपराध दोहराता हूँ कि धूल चेहरे पर है और आईना साफ करता हूँ। हर बार वही गलती बार बार दोहराता हूँ कि धूल चेहरे पर है और आईना साफ करता हूँ। तो हम सबको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए हम करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी दूसरी मांग पर आगे विचार किया जाएगा, चर्चा होगी। लेकिन एक बात जो मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं हेल्थ के लिए आज ही प्रवीण जी से, मैंने डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी से कहा है, जो हेल्थ एटीएम है वो यहाँ के उच्च न्यायालय के लोग जो संपन्न हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ न्यायालय अन्य हैं उनमें हेल्थ एटीएम लगवाए जाएं, ऐसा मैं आप लोगों से प्रस्ताव मांगूंगा। और आपके प्रस्ताव पे अनुमोदन करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर हेल्थ एटीएम लगवाने का कार्य कराया जाए। जय हिंद, जय हिंद।